बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। जो काम पिछली हुकूमतों में आवाम ने नहीं करने दिए थे वो इस हुकूमत में, क्योंकि ये हुकूमत बेसिकली आवाम की हर दिल अजीज हुकूमत है। इमरान खान साहब को ये जो हुकूमत मिली है, ऐसी हुकूमत किसी को नहीं मिली थी, और ये इमरान खान साहब की अपनी कोशिशों की वजह से भी हुआ है। इमरान खान साहब से सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क में कबाना रेस्टोरेंट में मिला था, जो कि मेरे कज़न का था। और वैसे भी मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, ख़ानदानी तौर पर भी। लेकिन बात यह है कि ये मकसद इस वक्त इस बात का नहीं है। मकसद ये है कि जो स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने के लिए इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेसिकली इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और मसला ये नहीं है। स्टील मिल लियाकत अली खान साहब ने 1947 में इसका प्लान बनाया था, और उसके बाद काफ़ी अरसे तक नेगोशिएशन होती रही, तकरीबन 8-10 साल के बाद, या भी उससे भी ज़्यादा। 1973 में फाइनली इसकी नेगोशिएशन कंप्लीट हुई रशिया के साथ, और रशियंस ने अपनी बिल्कुल टेक्निकल नो हाउ दी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में इसका संग बुनियाद रखा, और ज़ियाउल हक ने अपने दौरे हुकूमत में इसका इफ्तिताह किया, और इसकी कंप्लीशन लागत 24.5 मिलियन रुपीस थी, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख 50 हज़ार के करीब उस जमाने में, तकरीबन इतनी थी। अब चूंकि ये फ्री की स्टील मिल मिली हुई, और ये एक ऐसा इतना बड़ा एसेट्स है, इससे ज्यादा सस्ता एसेट्स पाकिस्तान को नहीं मिल सका कभी भी। और ये इतना बड़ा एसेट्स है पाकिस्तान के लिए कि खान लियाकत अली खान उस जमाने में, यानी कि कायद आजम के फौरन बाद, उनका विजन था कि ये स्टील मिल बने। क्योंकि पाकिस्तान उस जमाने में जो उन्होंने विजन दिया था वो ये दिया था कि अगर स्टील को पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट करना पड़े तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये जो स्टील है अगर खुद से बनाए तो ये एक अच्छा है, प्रॉफिटेबल भी रहेगा। ये उनका विजन था कि हमें कर्जे ना लेने पड़े, हमें बाहर से लोगों से पैसे ना लेने पड़े, जबकि उनको बेचारे को ये नहीं मालूम था कि उनके बाद आने वाली जो लोग होंगे जरदारी टाइप के और मियाँ नवाज शरीफ जैसे, वो तो इस मुल्क को बेच के खा जाएंगे। लेकिन खैर, ये कौम की बदकिस्मती है कि ये ऐसा हुआ, और ये होना था, क्योंकि जिस तरीके से जो है पावर्स वो जिन लोगों को दी गई, उसमें तो फिर यही होना था, और ये हुआ। तो लेकिन बात ये है कि अब ये जो है कि ये स्टील मिल, जो कि एक प्रॉफिटेबल इदारा था और पाकिस्तान को बेइंतहा प्रॉफिट दे सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बहुत बेइंतहा प्रॉफिट दे सकता है। देखें, प्रॉफिट में सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, ये इदारा पैसे दे रहा है, नहीं। इसके अंदर ये होता है कि ये बेसिकली अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान को दे रहा है। जो प्रोडक्ट पाकिस्तान अगर खरीदे तो बहुत महंगी खरीदे कहीं बाहर से भी, ये अपना बना के दे रहा है अपने उसी जो जो इसकी कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर, कोई प्रॉफिट नहीं देना पड़ता। दूसरी बात यह है कि ये एक एसेट है पाकिस्तान का, जो कि एक बहुत माना हुआ एसेट्स है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं आगे। तीसरी बात यह है कि बहुत सारी जॉब्स इसने दी हुई हैं लोगों को। तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इससे प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लॉस भी कर रही है, तो लॉस बेसिकली ये मिल नहीं कर रही है। ये मिल खराब इदारा नहीं है, ये कोई बीमार नहीं है कि ये बीमार है, कैंसर, ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब मिसगाइडिंग करने वाली बातें हैं, ये मिसलीडिंग बातें हैं कि वो जी बीमार हो गया, ये हो गया। नथिंग नथिंग। बीमार होता है उसको चलाने वाला। सबसे बड़ा ये है कि अगर तो इसको नेशनलाइज किया जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान फेल हो गया,
सीधी सी बात यह है कि इमरान खान फेल हो गया अगर ये स्टील मिल को प्राइवेटाइज किया जाए। यानी कि इमरान खान, दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि इमरान खान के पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि इसको ईमानदारी से चला सके, या इमरान खान कहीं से कोई ऐसा आदमी नहीं ढूंढ सकता जो इसको ना चला सके, या ये भी कहा जा सकता है कि इमरान खान के अंदर इतने गट्स नहीं कि एक इदारा ही चला ले, एक जो स्टील मिल है एक छोटी सी पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में, उसको सही तरीके से चला सके, उसको हालांकि जो कोई लेगा इसको वो क्या करेगा, वो भी इससे प्रॉफिट ही कमाएगा और कुछ नहीं करेगा, वो इसको चलाएगा, वो कामयाब हो जाएगा चलाने में और वो प्रॉफिट कमाएगा। तो इसका मतलब है अगर वो कामयाब हो जाए और अगर कोई ले लेता है तो इसका मतलब यह है कि वो लोग कामयाब है और इमरान खान फेल है। बेसिकली यही कोशिश की जा रही है बहुत अरसे से, जब से इमरान खान साहब पावर में आए हैं, और इमरान खान साहब की ईमानदारी आश्कार हुई है लोगों पर। अभी पूरी आश्कार नहीं हुई, लेकिन मैं तो जिस इमरान खान को बरसों से जानता हूं मुझे पता है कि वो किस टाइप का आदमी है। वो जब ईमानदारी में आता है तो वो किसी का लिहाज नहीं करता, लेकिन बेवकूफ बन जाता है, और ये उसे फूल बना रहे हैं एवरीडे। सबसे बड़ी बात तो ये कि पैराशूट से बहुत सारे लोगों को टपका दिया है उसके इर्द गिर्द, ताकि वो कोई फैसला ही ना कर सके, कोई उसके जहन की जो है वो उसकी सोच के ऊपर काबिज हो जाएगी सब लोग। क्योंकि क्या होता है, फैसला क्या चीज होती है, फैसला ये होता है कि अगर मुझे कोई बताए कि जनाब बाहर बारिश हो रही है बड़ी शदीद और मैंने नहीं देखा बाहर बारिश को, तो फिर मैं उसके मुताबिक फैसला करूंगा कि भाई बाहर मुझे आज नहीं जाना, चाहे मेरी कितनी बड़ी मीटिंग हो या कितना बड़ा, क्यों बारिश हो रही है मैंने नहीं जाना। या यह कि कोई मुझे बता दे कि भाई अगर आप कहीं जाएंगे किसी जलसे में तकरीर करने तो लोग बड़े गुस्से में बैठे हो तो मैं नहीं जाऊंगा, फैसला। हालांकि अगर कोई मुझे बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, जो भी वो मुझे बताए उसकी बुनियाद पर मैं फैसला करता हूं। इसी तरीके से स्टील मिल या पीआईए या रेलवे, ये चलाने वाले फेल हो रहे हैं, ये इदारे फेल नहीं है, बल्कि यह है कि अगर ये चल रहा हो और फिर आप जो हर चीज आप उठा के बिजनेसमैन को दे रहे हैं, या आपको ये बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन को दे दिया जाए, तो भाई साहब यहां का बिजनेसमैन तो इतना जालिम है कि कोरोना के एक इंजेक्शन की कीमत को 6 लाख पर ले गया। ये कोई हुकूमती आदमी है, कोई आदमी इतनी बेईमानी नहीं कर सकता जितना यहां का बिजनेसमैन है, पाकिस्तान का बिजनेसमैन। उसके बस में हो तो वो खून चूस ले, ये तो नेशनलिस्ट भी नहीं है। पाकिस्तान का बिजनेसमैन चोरी भी करता है और सही तरीके से जो है उसमें भी खून चूसता है। ये तो वो लोग हैं कि जो अभी आपने मिसालें दी आपके सामने हैं, इसमें क्या कोई पीएचडी की जरूरत तो नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आपने अवाम को रिलीफ दिया पेट्रोल में, और इस बिजनेसमैन ने उस पेट्रोल को बैंड कर दिया लोगों तक पहुंचने के लिए, इसलिए कि प्रॉफिट कम हो रहा या नहीं हो रहा। ये तो खून चूसने वाले लोग हैं, ये तो अवाम को रुला देंगे। जब तक अवाम बंदूकें भाले छुरियां लेकर इनके घरों तक नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक ये खून चूसते रहेंगे। ये दुनिया का सबसे वर्स्ट बिजनेसमैन है। अमेरिका में जो कैपिटलिज्म है वो इतनी खतरनाक नहीं है जितनी पाकिस्तान में कैपिटलिज्म खतरनाक है। ये तो अगर इनके बस में हो तो ये रोटी सिर्फ एक वक्त की रोटी के ऊपर मजदूरों को हायर करें। और देख लीजिए आपने बेइंतहा बिजनेसमैनों को आपने रिलीफ दिया है। तनख्वाहें कितनी है मजदूरों की आज तक? वही 11,000 12,000 बेसिक बॉटम प्राइस, उसके ऊपर ये मजदूर। ये लोग वो है जो कि खून के प्यासे लोग हैं, पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो है। इसलिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब इनके साथ वो किया था, जब इनकी नेशनलाइजिंग की थी और इनको टाइट किया था, तो ये सही हो गए थे, ये बिल्कुल ठीक हो गए थे, ये एकदम बिल्कुल तार की तरह सीधे हो गए थे और सही काम करना शुरू हो गए। लेकिन भुट्टो साहब के जाते ही, भुट्टो साहब को जो भी हुआ उनके साथ, उनके जाते ही इन्होंने
फिर अपनी हरकतें दिखा दी। वो मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए, उन्होंने तो ये लूट खसोट कितना, यानी कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी पीएचडी नहीं कर सकती कि जो शख्स 1971 में हर चीज उसकी नेशनलाइज हो गई हो और 1990 1995 या 2000 में उसके एसेट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो गए। कोई पीएचडी में इसके ऊपर थीसिस कर ही नहीं सकता, जितने चालाक ये हैं। और आज तक, आप कभी 2 साल हो गए इनसे डील करते हुए, आपने बड़ी सख्ती की इनके साथ, 1 रुपया दिया इन्होंने आपको? 1 रुपया दे सके आपको? आपने इनसे निकलवा सके किसी से भी? ये इतने जालिम लोग हैं इनके, इनका। और अगर इनका बस चले तो ये आपके साथ वो हशर करें इमरान खान साहब कि जनाब आपको पता ना लगे इन्होंने क्या आपके साथ पहले नहीं किया था। क्या वो हमारी ग्रेट क्वीन जमाइमा, उसके साथ क्या किया था इन्होंने? ये तो उस घटिया लेवल तक हो टाइलों का केस बना दिया था उस जैसी ग्रेट खातून के ऊपर, उस जैसी औरत के ऊपर जिस जो एक ठोकर मारे तो पूरे नवाज शरीफ को 10 दफा खरीदे, एक ठोकर से पूरे खानदान को खरीद के गुलामों में शामिल कर ले, उसके ऊपर टाइलों का केस। ये वो जालिम लोग हैं, ये वो जालिम लोग हैं, ये कोई शरीफ लोग नहीं है। ये इनके जुल्म का इंतहा कहीं भी नहीं नापी जा सकती। और आप इनको स्टील मिल दे रहे हैं, कल को ये क्या करेंगे स्टील मिल का? स्टील मिल में पाकिस्तान में शरीफ फैमिली है जो स्टील का कारोबार करती है, या तो वो ले लेंगे या फिर इंडिया के जो स्टील के कारोबारी लोग हैं वो ले लेंगे इसको प्रॉक्सी बना के किसी ना किसी की। और क्या करेंगे? मजदूरों को निकाल देंगे, उसके बाद फिर स्टील बनाएंगे और वही महंगे दामों आपको बेचना शुरू कर देंगे। इसके अलावा तो कोई वो नहीं है। तो जितने पैसे आप स्टील मिल के बेचने में लगाएंगे वो 1 साल में वो वापस रिकवर कर लेंगे आपसे, और उसके बाद सारी उम्र आपके बजट का। आप जनाब मियां मंशा को भी तो प्राइवेटाइज किया गया था ना, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। क्या हाशर हुआ आज तक? झूठ की तरह चिपका हुआ है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के एसेट्स को, झूठ की तरह चिपटा हुआ है। और हर साल पाकिस्तान से 500-600 अरब रुपीस गरीब आवाम का चोरी कर लेता है। और उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है कि क्या, लेकिन वो इंटरनेशनल गारंटीज, ये गारंटी, देयर इज नो सच थिंग इंटरनेशनल गारंटी। इसको आज आप पकड़ के जेल में डालें और निकालें बाहर, इसका कॉन्ट्रैक्ट से इसे निकाल बाहर करें, कोई भी नहीं आएगा पीछे से। अब वो वहां से कि जी डी हेग में वो जो है 4 आदमी बैठे हुए हैं और वो फैसला कर देते हैं, गो टू हेल। कौन मानता है उनकी? कोई भी नहीं मानता। और हाँ, आपको डराया जाएगा, ओ जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी रिमिटेंस नहीं आएंगी, हमारा ये नहीं हो। कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होता। हर कंट्री अपने मामलात को खुद देखता है, और जो खुद देखता है ना उसके आगे भी सरगनुगू होते हैं लोग। अब चाइना आ गया है ना, कर ले इंडिया सारी दुनिया से मुज़ाकरात, कोई पीछे बीच में नहीं पड़ेगा, कोई पड़ ही नहीं रहा, अमेरिका तक भी नहीं पड़ रहा बीच में चाइना के मामले में। क्योंकि जब कोई कंट्री सीरियस होकर बात करता है तो फिर सब लोग पीछे हट जाते हैं। कोई कंट्री जो है वो किसी के लिए अपनी आप को मुसीबत में नहीं डालता। और पाकिस्तान, ये है इनका हाल, और ये चाहते हैं कि इमरान खान को फेल किया जाए। पहले आपको इसी दौरान कोविड-19 में कि जनाब लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। जब आपने लॉकडाउन नहीं किया, देखें केसेस के पूरी दुनिया में केसेस खत्म हो रहे हैं, पाकिस्तान में बढ़ गए, इंडिया में बढ़ गए। ये सब एक प्री प्लान्ड है। अच्छा चले, हो गए, अब फिर जी आप लॉकडाउन करें। ये आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग आपको फेल करना चाह रहे हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि आपको फेल कर दिया जाए। और आप जरा आंखें खोल के देखें, ज़ियाउल हक का हशर देख लें, मुशर्रफ साहब का हशर देख लें, और इवन नवाज शरीफ का भी हशर देख लें आप, कि जिस वक्त वो यही लोग थे जो उसको गलतियां और उसके वो आगे पीछे वो करते रहे और उसकी ऐसी की तैसी करा के और फिर साइड पे हो गए। हालांकि वो तो खुद ही जो बहुत तेज लोग थे। तो आप तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, लेकिन हाँ, मैं आपको कहता हूं किसी भी आदमी को ढूंढ लें
और आप ढूंढ सकते हैं, उसको बनाए चेयरमैन 1 साल के लिए और उसके ऊपर नजर रखें और उसको कैरेट एंड स्टिक का वो दें, ही विल रन। ये कोई भी, मेरे पास बहुत डिग्रीज हैं, आप मुझे बुलाए, मैं 6 महीने 1 साल बिल्कुल फ्री काम करूंगा, एक टाइम रेडी बाई नहीं लूंगा, अपने पास से अपना खर्चा करूंगा, इसको बिल्कुल प्रॉफिटेबल स्टेट में ले जाऊंगा। हालांकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मगर चूंकि ईमानदारी से आप काम करें तो जितने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करें उसमें ईमानदारी शामिल हो, तो आप हर चीज को बड़े आराम से चला सकते हैं। इमरान खान साहब, आपकी जो हुकूमत आई है ना, इससे बेहतर हुकूमत किसी को नहीं मिली, ना लियाकत अली खान को मिली, ना इवन कायद आजम को मिली, ना जुल्फकार अली भुट्टो को मिली, ना किसी और को मिली, इवन जियाउल हक को भी और मुशर्रफ को भी इतनी सॉलिड हुकूमत नहीं मिली थी जितनी आपकी सॉलिड हुकूमत है। ना तो ऑपोजिशन कुछ कर सकती है आपके खिलाफ, ना ही कोई और इदारा आपके खिलाफ कुछ कर सकता है। लोग इतने आपके गर्विदा हैं, मगर आपके अपने लोग, सिर्फ आपके अपने लोग आपसे गलतियां करवाएंगे, और गलतियां करवा करवा के एक वक्त में ले जाके बिल्कुल ग्राफ डाउन कर देंगे। और उस वक्त ये लोग, इनका तरीका कार क्या है, हाइनेस है, हाइनेस। जैसे जंगल में कुत्ते नहीं होते, वो जंगली कुत्ते, वो 15 20 50 मिलके शेर को घेरे रहते हैं, आखिर में जब वो बिल्कुल अकेला और थक जाता है तो उसको काट के खा जाते हैं। ये वो लोग हैं, इनसे बचें और ऐसी कोई बात ना करें जिसकी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।